नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एजुकेशनल साइकोलॉजी यूनिट नंबर 4। इससे पहले जैसा आपने वीडियो देखे भी होंगे, हमने 6 जो यूनिट है हमारे पाठ्यक्रम में साइकोलॉजी की, उसमें से 3 जो यूनिट है वो हमने पूरी कर ली है। आज हम वापस स्कूल मैनेजमेंट की क्लासें पूरी करने के बाद फिर से हम साइकोलॉजी की तरफ बढ़ते हुए हमारी ये चौथी यूनिट है जिसका नाम है किशोर अधिगमकर्ता का प्रबंधन। और इस चौथी यूनिट में 3 बिंदुओं को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। ये मैंने आरपीएससी द्वारा जो पिछला पाठ्यक्रम है उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर आपके लिए लिया है। और इस चौथी यूनिट में 3 बिंदुओं को शामिल किया गया है। पहला बिंदु है मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन समस्याओं का संप्रत्यय। चौथी यूनिट का दूसरा पॉइंट है किशोर के मानसिक स्वास्थ्य के लिए संवेगात्मक बुद्धि और इसके निहितार्थ। और तीसरा पॉइंट है किशोर के मानसिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहित यानी परिपोषित करने की मार्गदर्शक प्रविधियों का उपयोग। तो जैसे हमने 3 यूनिट अकॉर्डिंग टू सिलेबस पूरी करी है, हर चीज़ हमने उसी तरह से पढ़ा है जैसे हमारे पाठ्यक्रम में उसको निर्धारित किया गया है। उसी तरह से आज के वीडियो में हम चौथी यूनिट का जो पहला पॉइंट है, इसमें 2 चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। पहला है मानसिक स्वास्थ्य और दूसरा जो हमें पढ़ना है वो है समायोजन समस्याओं का संप्रत्यय। तो पहले पॉइंट में 2 ही चीज़ें हैं, मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन समस्याओं का संप्रत्यय। तो ये पहले पॉइंट का आज पहला पार्ट है। मैंने इस पहले पॉइंट को भी 2 पार्टों में विभाजित किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज के इस पॉइंट में हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में और थोड़ा सा समायोजन समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि समस्या समायोजन जो है उसमें अलग अलग 2 तरह के विषय हैं। तो एक तरह का जो विषय है वो मैंने आज के वीडियो में शामिल किया है, और दूसरी तरह की जो चीज़ें हैं जो परीक्षा में पूछी गई है अनेक बार, न केवल फर्स्ट ग्रेड में बल्कि रीट और सेकंड ग्रेड या फिर अन्य जो पात्रता परीक्षा होती हैं सीटेट वगैरह एमपीटेट वगैरह, उनमें भी उससे प्रश्न पूछा जाता है, उसको मैंने दूसरे पार्ट में शामिल किया है। तो इसी तरह से मैंने पहले बिंदु को 2 पार्टों में लिया है। तो आज हम पहले जो पार्ट है चौथी यूनिट के पहले पॉइंट का, ये फर्स्ट पार्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पॉइंट का नाम ही है मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन समस्याओं का संप्रत्यय। तो सबसे पहले हम जो पहला बिंदु है इस पे डिस्कस करते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है। तो इसकी एक परिभाषा है कि दैनिक जीवन में भावनाओं, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं और आदर्शों में संतुलन रखने की जो योग्यता है वो ही मानसिक स्वास्थ्य है। और ये जो परिभाषा दी है वो कुप्पुस्वामी ने दी है। तो जिस तरह से परिभाषाएं हमारे पाठ्यक्रम में नहीं, हर परीक्षा में जो परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं, तो उसी तरह से हमारे बिंदु की जो परिभाषा है वो आपको याद रखनी है कि दैनिक जीवन यानी रोज़ाना का जो हमारा जीवन है, इसमें जो जीवन की जो भावनाएं हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारे जो महत्वाकांक्षाएं हैं यानी जो चीज़ हम जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर हमारे जो आदर्श हैं, मॉडल हैं, उन सब में संतुलन रखने की जो योग्यता है, जो कैपेसिटी है, उसे हम मानसिक स्वास्थ्य के नाम से जानते हैं। और ये जो परिभाषा दी है वो किसने दी है? कुप्पुस्वामी ने। अगली हमारी इसी की परिभाषा है, जनरल परिभाषा है कि मानसिक स्वास्थ्य समायोजन की वह प्रक्रिया है जिसमें समझौता और सामंजस्य, विकास और निरंतरता का समावेश रहता है। अब हमारे जैसे यूनिट का ही नाम है मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन समस्याओं का संप्रत्यय, तो यहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य को समायोजन से जोड़ दिया गया है कि मानसिक स्वास्थ्य समायोजन की प्रक्रिया है। अब किस तरह के समायोजन की प्रक्रिया, उसको नीचे क्लियर किया है कि ऐसे समायोजन की प्रक्रिया है जिसमें समझौता और सामंजस्य, विकास और निरंतरता का समावेश रहता है। यानी ये चीज़ हमेशा उस प्रक्रिया में मौजूद रहती हैं, समझौता और सामंजस्य, विकास और निरंतरता। तो इस तरह से आपको दोनों परिभाषाएं याद रखनी है मानसिक स्वास्थ्य की। अगला बिंदु है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं।
तो ये भी हमारे जो फैक्चुअल तथ्यात्मक प्रश्न हैं उनमें पूछा जाता है। और ये जो चौथी यूनिट है वो बिल्कुल आसान और सरल यूनिट है, याद करने में दिक्कत भी नहीं आएगी और इसमें इतने कठिन फैक्ट भी नहीं है। इसलिए आपको सिर्फ यहाँ पर मैंने किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा उसी चीज़ के साथ यहाँ समझाने का प्रयास किया है। तो अगला बिंदु है हमारा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं। क्योंकि हमारा बिंदु है मानसिक स्वास्थ्य, उसकी हमने परिभाषा पढ़ ली। अब हम देखते हैं कि जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है उसमें क्या क्या विशेषताएं होती है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं कौन कौन सी। इस तरह के इस प्रश्नों में पूछा जाएगा तो आपके सारे बिंदु याद होने चाहिए। तो पहली विशेषता है सहनशीलता, यानी जो मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो सहनशील होता है, किसी भी चीज़ को लेकर के जल्दी उग्र नहीं होता है। अगली है आत्मविश्वास, यानी उसको कॉन्फिडेंस रहता है। संवेगात्मक परिपक्वता, जो हमने पिछले यूनिटों में संवेग पढ़े थे, जैसे हमने पढ़ा था मैकडूगल ने 14 संवेग बताए हैं, तो उसी तरह से जो संवेग हैं उनमें जो मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होगा वो परिपक्व होगा, यानी नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो उसमें अपने आप को वो संतुलित रखता है। यही स्वस्थ व्यक्ति की एक विशेषता है, पहचान है। अगली विशेषता है वातावरण का ज्ञान, यानी उसके पास जो वातावरण है उसको अच्छी तरह से ज्ञान रहता है। सामंजस्य योग्यता, जैसे हमने ऊपर वाली परिभाषा में भी पढ़ा था कि मानसिक स्वास्थ्य सामंजस्य करने की योग्यता है। तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति सामंजस्य संतुलन बैठाने में योग्यता रखता है, निपुणता रखता है। निर्णय करने की योग्यता, यानी डिसीजन लेने की उसमें जो कैपेसिटी होती है वो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में बहुत ही ज़्यादा होती है। वास्तविक संसार में निवास, मानसिक रूप से स्वस्थ जो व्यक्ति है वो कल्पनाओं में ना जी करके वास्तविक संसार में जीता है। शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति ध्यान, यानी वह अपने शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देता है। आत्मसम्मान की भावना, उसमें आत्मसम्मान की भावना होती है। व्यक्तिगत सुरक्षा की भावना, इस पॉइंट को समझाने के लिए आगे मैंने थोड़ा सा इसका सरलार्थ भी किया है कि समूह में अपने आप को स्वस्थ महसूस करता है, यानी मानसिक रूप से स्वस्थ जो व्यक्ति होगा वो अनेक व्यक्तियों के बीच में भी इतना उसमें कॉन्फिडेंस रहता है कि वो अपने आप को स्वस्थ महसूस करता है। वो मानता है कि मैं इन व्यक्तियों के बीच में बोल सकता हूँ, मैं इन व्यक्तियों के समकक्ष हूँ। वह अपने आप को कभी भी हतोत्साहित नहीं होने देता, यही उसकी पहचान होती है। लास्ट उसकी विशेषता है आत्म मूल्यांकन की क्षमता, वह खुद का मूल्यांकन भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी रास्ते पे जा रहा है और उसको खुद को स्वयं को पता ही नहीं है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति आत्म मूल्यांकन की क्षमता भी रखता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में कौन कौन सी विशेषताएं होती है। अगला हमारा पॉइंट है मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक। तो जैसे हमने पढ़ा कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं होती है, उसी तरह से मानसिक स्वास्थ्य में कुछ बाधा डालने वाले कारक भी होते हैं। तो कौन कौन से कारक होते हैं? तो सबसे पहला जो कारक है, जैसे बुद्धि को भी प्रभावित करता है, विकास को भी प्रभावित करता है, जो हमने पिछले यूनिटों में पढ़ा है, उसी तरह से हर चीज़ को एक प्रभावित करने वाला जो सबसे इम्पोर्टेंट कारक वो वंशानुक्रम। वंशानुक्रम का मतलब पैतृक गुणों का प्रभाव, यानी मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत ही गहरा इसका प्रभाव पड़ता है कि कोई भी जो संतान है उसमें अधिकांश जो गुण है वो अपने माता पिता से वो ग्रहण करता है। तो यदि मानसिक रूप से उसके माता पिता अस्वस्थ हैं, मानसिक रूप से सामंजस्य बैठाने में ठीक नहीं है, तो हो सकता है कि वो गुण उसकी संतान में भी आगे आ जाए। तो इसी तरह से ये भी एक सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बाधा डालता है। अगला जो तत्व है बाधा डालने वाला वो शारीरिक दोषों का प्रभाव, यानी यदि कोई व्यक्ति शारीरिक दोषों से ग्रस्त है, उसमें कोई दोष है, जैसे विकलांग है, आँख उसकी खराब है, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, तो इस तरह के जो शारीरिक जो दोष हैं उसका भी मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता, उल्टा प्रभाव पड़ता है। अगला है समाज का प्रभाव, यानी जिन घरों में माता पिता दोनों नौकरी में वहाँ बालकों की स्थिति दयनीय है। तो मानसिक स्वास्थ्य में जो बाधा डालने वाला एक महत्वपूर्ण जो कारक है वह समाज का प्रभाव, यानी यदि समाज वहाँ पर सकारात्मक है तो मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ होगा, और यदि वह जिस समाज में रहता है वहाँ की स्थिति यदि
नकारात्मक है तो बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य है, किशोर, क्योंकि यहाँ पर हम यूनिट में ही हमारे यहाँ भी शब्द है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, विशेष रूप से किशोर के लिए ये पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। तो जो किशोर का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी नकारात्मक होगा। अगला है परिवार का प्रभाव, यानी मानसिक स्वास्थ्य पर परिवार का भी प्रभाव पड़ता है। परिवार का विघटन, विघटन का मतलब होता है टूटना, यानी यदि किसी परिवार में विघटन हुआ है, यानी माता पिता, चाचा चाची, ताऊ ताई सब मिलकर रहते थे, और यदि अचानक उस परिवार में ऐसी खटास हो जाती है कि उनको एक दूसरे से अलग होना पड़ता है, तो उस चीज़ का भी मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। परिवार का अनुशासन, यदि परिवार अनुशासित है तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। परिवार की निर्धनता, यानी कोई परिवार गरीब है, आर्थिक स्थिति उसकी मजबूत नहीं है, तो उसका भी मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और सबसे जीवन में जो किशोर के महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, विद्यालय, उसका प्रभाव भी मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो इनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? विद्यालय का प्रभाव है, विद्यालय का वातावरण है, विद्यालय में संचालित जो पाठ्यक्रम है उसका भी प्रभाव पड़ता है, पढ़ाते समय जो शिक्षक जिन जिन शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है उसका भी प्रभाव पड़ता है, परीक्षा प्रणाली का है, कक्षा का वातावरण कैसा है और शिक्षक का व्यवहार कैसा है, यानी जो शिक्षक वहाँ पर अध्ययन करवा रहा है उसके व्यवहार भी मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। तो यहाँ पर हर चीज़ जो आज के जो यूनिट है उसमें पॉइंट ही पॉइंट है, जिसमें हमने पहले पढ़ा था मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। तो इस तरह से आपको सारे बिंदुओं को याद रखना है। अगला हमारा पॉइंट है समायोजन समस्याओं का संप्रत्यय। तो जैसे हमने पहले ही पॉइंट में पढ़ा था कि जो चौथी यूनिट है उसके पहले पार्ट में दो ही चीज़ें, एक तो मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन समस्याओं का संप्रत्यय। तो मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो हमने पिछली 2 स्लाइडों में हमने पढ़ी है। अब हमारी तीसरी स्लाइड से चालू होता है समायोजन समस्याओं का संप्रत्यय। इस संप्रत्यय शब्द से आप पहले से परिचित हैं, क्योंकि जो तीसरी यूनिट थी उसमें भी हमने पढ़ा था कि जो विभिन्न हमने सिद्धांत बताए थे उन सिद्धांतों में संप्रत्यय शब्द को हमने अच्छी तरह से समझा था। संप्रत्यय शब्द का मतलब होता है संबंधित तथ्य। तो समस्या से संबंधित, यानी समायोजन की समस्या से संबंधित जितने भी तथ्य हैं उन सभी तथ्यों को यहाँ पर पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, मैंने आपको बता भी दिया था कि इसका एक पार्ट अगला और होगा जिसमें हम इससे संबंधित जो दूसरे तथ्य उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। तो समायोजन को सामंजस्य, व्यवस्थापन व अनुकूलन भी कहा जाता है। तो ये समायोजन के पर्यायवाची शब्द हैं कि समायोजन को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो सामंजस्य के नाम से भी जाना जाता है, व्यवस्थापन के नाम से भी जाना जाता है और अनुकूलन के नाम से भी जाना जाता है। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम और आयोजन, दोनों को मिलाते हैं तो समायोजन होता है, जिसमें सम का मतलब होता है सम्यक यानी अच्छी तरह से, और आयोजन यानी व्यवस्था करना, यानी किसी तरह की अच्छी तरह से व्यवस्था करना, उसको अपने अनुरूप ढाल लेना, उसको अनुकूलित कर लेना ही समायोजन कहलाता है। तो ये हो गई परिभाषा और शब्द निर्माण की जो व्यवस्था है कि कहाँ से शब्द का निर्माण हुआ है। उसके आगे हम देखते हैं कि समायोजन की प्रक्रिया की जो विशेषताएं हैं। तो क्या क्या विशेषताएं हैं समायोजन की प्रक्रिया की? तो सबसे पहली विशेषता है कि अविराम लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, यानी समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिना रुके लगातार अविराम गति से चलती रहती है। दूसरी विशेषता है कि समरस संबंध बनाने का प्रयास है। समरस संबंध का मतलब है अच्छे संबंध, मधुर संबंध बनाने का प्रयास ही समायोजन की प्रक्रिया है। यानी मान लीजिए आप जिस परिवेश में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, जहाँ पर आप पढ़ते हैं, जिस क्लास में आप बैठते हैं, वहाँ पर कोई दुष्प्रभाव वाले कारक मौजूद हैं, तथ्य मौजूद हैं, तो उनसे आप अच्छा संबंध बनाते हैं, उनको मधुर संबंधों में बदलने का जो प्रयास करते हैं वो ही समायोजन की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये दूसरी विशेषता थी। समायोजन की प्रक्रिया की अगली विशेषता है कि आवश्यकताओं की पूर्ति या संतुष्टि के लिए प्रयत्न, यानी व्यक्ति अपनी आवश्यकताएं जो है उनकी पूर्ति या फिर उन आवश्यकताओं की पूर्ति से जो संतुष्टि है उसके लिए जो प्रयत्न करता है
वो ही समायोजन है। अगली विशेषता है आवश्यकताओं के अनुरूप लक्ष्यों का निर्धारण करना ही समायोजन है। तो ये सारे के सारे विशेषताएं आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ भी वैसा ही प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से समायोजन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो जो आवश्यकताएं उसके अनुरूप व्यक्ति जो लक्ष्य निर्धारित करता है वो भी समायोजन है। यदि व्यक्ति प्रयत्नों के फलस्वरूप लक्ष्य प्राप्त कर लेता है तो प्रसन्न और संतुष्ट हो जाता है और समायोजित कहलाता है। तो यहीं से हम जो पढ़ रहे हैं समायोजन, वह हम देख सकते हैं कि समायोजित व्यक्ति कौन कहलाता है। जैसे हमने पढ़ा मानसिक स्वास्थ्य और फिर मानसिक स्वस्थ व्यक्ति, उसी तरह से ऊपर हमने पढ़ लिया कि समायोजन क्या है। अब हम पढ़ रहे हैं कि समायोजित व्यक्ति कौन कहलाता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति है जो हमने ऊपर पढ़ा था कि जो प्रयत्न करता है, प्रयत्नों के फलस्वरूप परिणाम स्वरूप उसको लक्ष्य प्राप्ति हो जाती है, तो लक्ष्य प्राप्त होते ही वह प्रसन्न भी होता है और संतुष्ट भी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को हम समायोजित व्यक्ति कहते हैं। बल्कि इसके विपरीत बात करें तो यदि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है तो भग्नाशा व कुंठा विकसित हो जाती है। ये भग्नाशा और कुंठा क्या है, इन्हीं शब्दावलियों को मैंने बताने के लिए दूसरा पार्ट बनाया है, क्योंकि बहुत सारे शब्द हैं, इसी यूनिट से उनका संबंध है। भग्नाशा है, कुंठा है, समन है, दमन है, तो ये सारी चीज़ें अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे। तो भग्नाशा का मतलब हम बता भी देता हूँ। भग्न यानी टूटना, आशा यानी आशा, यानी जिस व्यक्ति से व्यक्ति आशा लगा रखा है, जिसकी उसको आस थी कि ये हमारा सपना पूरा होगा, ये मेरी ज़रूरत पूरी होगी, वो जब टूट जाती है तो व्यक्ति कुंठा आदि का शिकार हो जाता है और उसे असमायोजित व्यक्ति कहते हैं। तो इस पॉइंट में हमने समायोजित व्यक्ति और असमायोजित व्यक्ति दोनों की परिभाषा पढ़ी है। अब हम देखते हैं कि समायोजित व्यक्ति के लक्षण। जैसे हमने देखा था कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में क्या क्या लक्षण होते हैं, सेम उससे मिलते जुलते लक्षण ही समायोजित व्यक्ति के लक्षण होते हैं। तो सबसे पहला जो लक्षण है समायोजित व्यक्ति का वो है वातावरण और परिस्थितियों का ज्ञान। यानी जिस वातावरण जिस परिस्थिति में रहता है उसको समायोजित व्यक्ति को उसका अच्छी तरह से ज्ञान होता है। नियंत्रण क्षमता, किसी भी चीज़ पर कंट्रोल करने की उसकी जो क्षमता है वो अद्भुत होती है। स्वयं और पर्यावरण के मध्य वह संतुलन बनाने में समर्थ होता है। वस्तुओं का लाभ, यानी आसपास जो वस्तुएं मौजूद हैं उनका वो अधिक से अधिक लाभ उठा सकता है। साधारण परिस्थितियों में संतुष्ट, यानी वो साधारण परिस्थितियों में भी संतुष्ट रहता है। संतुष्टि के लिए उसे विशेष प्रकार की परिस्थितियों की जरूरत नहीं होती है। कार्य कुशलता, मानसिक रूप से समायोजित व्यक्ति कार्य करने में कुशल होता है। सामाजिक भावना से युक्त, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो होता है वो सामाजिक भावना से युक्त होता है। आदर्श चरित्र वाला, अच्छे चरित्र वाला होता है। उत्तरदायी, किसी भी कार्य को करता है तो पूर्ण जिम्मेदारी के साथ करता है और वो उसके प्रति उत्तरदायी जिम्मेदार भी होता है। संवेगात्मक रूप से संतुलित, तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में भी हमने पढ़ा था कि संवेगात्मक रूप से वो परिपक्व होता है। यहाँ हमने पढ़ा कि वो संतुलित होता है, बात एक ही है। कठिनाइयों का सामना करने वाला, यानी जीवन में जो कठिनाइयाँ आती हैं उनका आसानी से समायोजित व्यक्ति सामना कर लेता है। और कुसमायोजित व्यक्ति में ये जो सारी चीज़ें हैं वो नहीं पाई जाती, इनके विपरीत चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे कार्य कुशलता है तो उसमें कार्य की अकुशलता, या आदर्श चरित्र है तो वहाँ निम्न चरित्र वाला होगा। उत्तरदायी है तो वो गैर जिम्मेदार व्यक्ति होगा। संवेगात्मक रूप से असंतुलित होगा। तो जिसमें ये चीज़ें उल्टी पाई जाती हैं उसको असमायोजित व्यक्ति हम कह सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट है समायोजन में अध्यापक की भूमिका। तो यदि कोई व्यक्ति है, बालक है, तो उसको समायोजित करने में अध्यापक की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अध्यापक किस तरह से व्यक्ति को समायोजित करने में भूमिका निभाता है, ये हमारा लास्ट पॉइंट है आज के इस वीडियो का। तो सबसे पहला बिंदु है कि विद्यालय के वातावरण को स्वच्छ रख करके और अध्यापक समायोजन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा है सहयोग और मैत्री पूर्ण व्यवहार का सृजन, यानी अध्यापक ही है जो विद्यालय में सहयोग और मैत्रीपूर्ण व्यवहार का सृजन कर सकता है, उसका निर्माण कर सकता है और इसी से समायोजन में अच्छी तरह वह भूमिका निभा सकता है। पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों व सहगामी क्रियाओं का आयोजन छात्रों की रुचि के अनुसार, यदि जो अध्यापक है वो पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों व सहगामी यानी पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं होती है, शिक्षण के साथ साथ जिन क्रियाओं का आयोजन किया जाता है
वो यदि छात्रों की रुचि के अनुसार हो, उनकी इच्छा के अनुसार हो, उनके टेस्ट के अनुसार हो, तो भी अध्यापक एक समायोजित व्यवहार, एक समायोजित वातावरण करने में भूमिका निभाता है। छात्र क्षमता का ध्यान, छात्र क्षमता का ध्यान रख करके, यानी उनकी जो कैपेसिटी है, सीखने की जो क्षमता है, उसका ध्यान रखकर भी वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभिभावकों से संपर्क, यानी समय समय पर बालकों की जो प्रगति रिपोर्ट है उसके बारे में, या उसके जो बालक या बालिकाएं हैं अभिभावकों के, उनकी समस्याओं से समय समय पर उसको अवगत करवाने के लिए, विद्यालयी समस्याओं से अवगत करवाने के लिए अभिभावकों से यदि अध्यापक संपर्क करता है, शिक्षक संपर्क करता है, तो ये भी एक समायोजित वातावरण स्थापित करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अगला बिंदु है कि बच्चों के सामने उच्च जीवन मूल्य, आदर्श और लक्ष्यों को प्रस्तुत करना। यदि शिक्षक है वो बच्चों के सामने, छात्रों के सामने उच्च जीवन मूल्यों के आदर्शों और लक्ष्यों को प्रस्तुत करता है, तो ये भी समायोजित वातावरण निर्धारित करने में, प्रस्तुत करने में अच्छी भूमिका निभाता है। विद्यालय में नैतिक, धार्मिक और यौन शिक्षा की उचित व्यवस्था करके भी वह अपनी योगदान देता है। कठोर अनुशासन और दंड को समाप्त करना, और ये हमने स्कूल मैनेजमेंट की लास्ट यूनिट में पढ़ा भी है कि आरटी एक्ट 2009 में जो अनुशासन के लिए जो कठोर दंड का व्यवधान किया जाता था, जो दंडित किया जाता था, उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। तो इस तरह से इस चीज़ ने भी विद्यालयों में जो समायोजित वातावरण है उसको स्थापित करने में बहुत ही योगदान दिया है। तो कठोर अनुशासन और दंड को समाप्त कर दिया गया है और एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार की विद्यालयों में स्थापना हो चुकी है। शिक्षक और जो छात्र हैं उनमें मित्रवत अब आजकल व्यवहार होने लगा है, पहले जितना जो डर है वो नहीं है। गरीब छात्रों की आर्थिक सहायता और पुरस्कार देकर भी समायोजित वातावरण की स्थापना की जा सकती है। और लास्ट बिंदु है हॉबी क्लासेज की व्यवस्था, यानी कहा भी गया है यदि बालक वो चीज़ करता है जो उसको अच्छी लगती है तो उसे अवश्य ही सफलता प्राप्त हो सकती है। तो शिक्षक यदि विद्यालय में हॉबी क्लासेज, रुचि के अनुसार बालकों की किस क्षेत्र में रुचि है तो उनकी हॉबी के अनुसार यदि कक्षाओं का आयोजन करता है तो उस तरह से भी एक समायोजित वातावरण की स्थापना की जा सकती है। तो इस तरह से बहुत सारे बिंदु हैं, उनको आपको याद रखना है कि समायोजन में अध्यापक की क्या क्या भूमिका रहती है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि हमने जो भी मैटर तैयार किया है वो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार किया है, इसलिए जो चीज़ आपको बताई जा रही है वो आपको याद करनी ही है, चाहे वो सरल हो, चाहे कठिन हो, चाहे वो आपको महत्वपूर्ण लगे ना लगे, लेकिन ये पाठ्यक्रम के अनुसार पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको यहाँ पर अध्ययन करवा रहा हूँ। तो हर चीज़ को आप नोट करके इनको आपको याद रखना है। उसके बाद मैं जब पाठ्यक्रम पूरा होगा और सिलेबस के अनुसार यदि आरपीएससी नई भर्ती के अनुसार सिलेबस जारी करेगी, उसके बाद मैं आपको बुक्स के बारे में भी बताऊंगा कि हर एक विषय के लिए आपको एक अच्छी सी बुक खरीदनी है, किस तरह से आपको अध्ययन करना है। तो उससे पहले मैं चाहता हूं कि हमारे ये जो 6 यूनिट है वो पूरी हो जाएं। उसी क्रम में आज हमारी इस चौथी यूनिट का हमने पहला जो पार्ट है वो पूरा किया है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक अवश्य दें, और हमारे चैनल से अधिक जो छात्र हैं, जो तैयारी करने वाले, जो एस्पेरेंट्स हैं, उनको जोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे हमारा भी जो वीडियो बनाने का जो उत्साह है वो लगातार बना रहे। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।